हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले 8 प्रैक्टिस हम लोग का हो चुका है और ये हर वनडे एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। अभी हम लोग का पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, तो जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बिल्कुल जुड़ जाए इस प्रैक्टिस के साथ और डेली आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगातार मिलती रहेगी। और अगर इसको आप कर लेते हैं तो केवल पेट का एग्ज़ाम ही नहीं, आगे जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत काफ़ी आपको मदद मिल जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है कि दिए गए वृत्त चार्ट में किसी वर्ष में विभिन्न खेलों पर व्यय को दर्शाता है। ये जो हम लोग चार्ट बनाए हैं, जो हम लोग ग्राफ बनाए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये विभिन्न खेलों पर जो व्यय है, जो पैसा खर्च हो रहा है उसको दर्शाता है। और इस सर्किल में किसी चीज़ को दिखाया है तो ये टोटल जो खर्च है वो डिग्री में दिखाया है। क्यों डिग्री में दिखाया भाई? आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। तो इसका मतलब जो टोटल खर्च होगा उसको अगर हम लोग डिग्री में दिखाना चाहें तो वो होगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को ही खर्च के हिसाब से सबको बांटा हुआ है। जैसे फुटबॉल पर 54 डिग्री, हॉकी पर 63 डिग्री, अन्य पर 31 डिग्री, गोल्फ पर 36 डिग्री, टेनिस पर 45 डिग्री, बास्केटबॉल पर 50 डिग्री और क्रिकेट पर 81 डिग्री। तो अब देखिए कि कैसे क्वेश्चन देगा। इस तरह के चार्ट अगर देगा तो कैसे क्वेश्चन देता है। ठीक है, वृत्त चार्ट इसको बोलते हैं हम लोग। दिया है कि यदि क्रिकेट और हॉकी पर कुल व्यय काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 80,000 रुपया है। अगर क्रिकेट और हॉकी पर कुल व्यय 80,000 है तो कुल खेलों पर कितना व्यय हुआ? तो अब देखिए क्रिकेट और हॉकी, अगर मैं क्रिकेट और हॉकी की केवल बात किया जाए, हम लोग क्रिकेट प्लस हॉकी, तो अब डिग्री में देखिए कि क्रिकेट और हॉकी पर कितना व्यय हो रहा है। क्रिकेट पर हो रहा है 81 डिग्री और हॉकी पर कितना हो रहा है भाई? 63 डिग्री। अगर जोड़ दिया जाए 4 हो गया, 8 6 14। मतलब अगर डिग्री में बात किया जाए तो टोटल क्रिकेट और हॉकी पर खर्च हो रहा है कितना? 144 डिग्री। कितना हो रहा है दोस्तों? 144 डिग्री। लेकिन वास्तव में कितना खर्च है? 80,000। तो हम लोग कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे कि 144 डिग्री किसको बता रहा है? 80,000 को। तो हम लोग बोलेंगे कि 144 डिग्री की वैल्यू 80,000, इसलिए 1 डिग्री की वैल्यू होगा 80,000 बटा में 144 डिग्री। अब अगर कुल खर्च की बात किया जाए, टोटल खर्च की बात किया जाए तो टोटल डिग्री में कितना खर्च होगा? 360 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री की वैल्यू कितना होगा भाई? 80,000 बटा में 144 गुणे 360। क्लियर है? अब देखिए किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 चार के 36 कट जाएगा। 8 से कटेगा, 8 3 के 24 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और 3 दूना के 6। तो ये आ गया 20। इसके आगे कितना जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। इसका मतलब टोटल जो खर्च है, टोटल खर्च कितना आ रहा हम लोग का? 2,000 आ रहा है। टोटल जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 लाख। 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इसको हम लोग लिख लेते हैं। हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन में हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब भी पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगातार 2 3 4 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी सबसे खास बात क्या है कि जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 3 4 क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक दूसरे से रिलेटेड। तो जब एक कॉन्सेप्ट को आप एक बार में पूरे ग्राफ को अच्छे से समझ जाते हैं तो वो आपके 3 या 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अगर किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। दिए गोल्फ की तुलना में दिया है, गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने प्रतिशत अधिक खर्च हुआ? हॉकी पर कितने प्रतिशत अधिक
खर्च हुआ। क्लियर है। बोला कि गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने % अधिक खर्च हुआ, तो ए की वैल्यू दिया है 27%, ऑप्शन बी हमारा है 35%, ऑप्शन सी हमारा है 37.5% और ऑप्शन डी हमारा है 75%। कितना भाई? 75%। अब दिया है कि गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितने % अधिक खर्च हुआ। तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं कि गोल्फ पर कितने % खर्च हो रहा है, कितनी डिग्री। तो कितना है भाई? 36 डिग्री। और हॉकी पर देख लिया जाए, हॉकी पर खर्च कितना डिग्री दिखा रहा है? 63 डिग्री। 63 डिग्री। तो अब देखिए, जब तुलना की बात हो, जब कंपेयर की बात हो, तो हमको एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत नहीं कि गोल्फ पर कितना खर्च हुआ, हॉकी पर कितना खर्च हुआ। केवल जो डिग्री में इनकी वैल्यू दिया उसी से काम हम लोग चला लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। देखिए, अब बोला है कि गोल्फ की तुलना में हॉकी पर कितना % अधिक खर्च हुआ। तो गोल्फ हो रहा है 63 और हॉकी पर हो रहा है, अरे गोल्फ पर 36 डिग्री और हॉकी पर 63 डिग्री। तो ज़रा हमको बताइए आप कि हॉकी पर गोल्फ से कितना डिग्री अधिक खर्च हुआ। तो आप बोलेंगे 63 डिग्री में से 36 डिग्री को माइनस कर दिया जाए, 13 में से 6 गया 7 और 2, इसका मतलब 27 डिग्री अधिक खर्च हो रहा है। अब इसकी तुलना गोल्फ से करनी है तो हम लोग बोलेंगे 27/36 × 100। भाई जो अधिक है उसकी तुलना किससे करना है? गोल्फ से करना है। और जिससे तुलना करना होता है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो 9 तरीके 27 हो जाएगा, 9 चौके 36 और ये कितना हो जाएगा? 25। 25 दिया 75%। कितना भाई अधिक हो गया? 75%। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैथ को आप लॉजिकली समझ रहे हैं, मैथ को पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, रटने की बिल्कुल आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने % कम खर्च हुआ। अब देखिए क्या दिया है, क्रिकेट की अपेक्षा या क्रिकेट की तुलना में, क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ। क्लियर है। क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने % कम खर्च हुआ। तो आइए बात करते हैं। अब ज़रा निकाल लिया जाए क्रिकेट, फिर तुलना करना है तो एक्चुअल वैल्यू की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट पर कितने % भाई? 81%। और फुटबॉल पर कितना हुआ है? 54%। अब क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने % कम खर्च हुआ। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फुटबॉल पर कितना कम हुआ। तो आप बोलेंगे 81 डिग्री में से 54 डिग्री को माइनस कर दिया जाए, 11 में से 4 गया 7 हो गया दोस्तों, और यहाँ 7 बचा 27 डिग्री। तो अब ये जो कम है इसकी तुलना किससे करना है? क्रिकेट से करना है, क्योंकि बोला है क्रिकेट की अपेक्षा। तो 27 को ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना करना होगा 81 को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 9 तरीके 27, 9 9 81, ये 3 हो जाएगा। 100/3 आ गया। 100/3 का मतलब क्या होता है भाई? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। यही बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा। 3 क्वेश्चन लगातार हम लोग इस पर किए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको 3 या 4 क्वेश्चन लगातार मिलेगा। तो सबसे खास बात है कि एक बार आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया कि यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत मतलब 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 4 लगातार सम संख्या है। तो अब देखिए, तो माना संख्याएं, हम संख्याएं मान लेंगे। पहली सम संख्या अगर हम मान लेते हैं x, क्या होगी भाई?
पहली सम संख्या क्या माना जाए, x। तो इसके बाद जो अगली सम संख्या होगी वो होगी x प्लस 2, फिर अगली होगी x प्लस 4, फिर अगली होगी x प्लस 6। तो 1 2 3 4 चार संख्या मान लिया। अब चारों का औसत दिया है 15, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6 और औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, बराबर क्या कर देंगे 15। अब जोड़ दिया जाए x कितनी बार है, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 4 10 2 12। अब 4 का इधर गुणा होगा तो 15 चौके 60, तो 4x बराबर 12 उधर जाएगा, 60 में से 12 माइनस होगा 48 बचेगा, तो 12 चौके 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई। तो x की वैल्यू 12 का मतलब ये हो गया कि पहली संख्या हमारी 12 हो गई, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 18। तो चारों संख्या हम लोग निकाल लिए, लेकिन हम लोग से पूछा था क्वेश्चन में कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 होगी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 16 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी। 4 सम संख्याओं का, क्लियर है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 दिया था। ठीक है, यही दिया था क्वेश्चन, एक बार मिला लेते हैं। यदि 4 क्रमागत सम संख्या क्लियर है तो दूसरे नंबर की, पहले नंबर की सम संख्या 18 आ गई तो दूसरे नंबर की कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 रहा, क्वेश्चन नंबर 4 रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ है, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि अंडर रूट में 5 प्लस क्यू रूट ऑफ x बराबर 3 तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया 64 64, दूसरा ऑप्शन दिया है 125 और सी ऑप्शन दिया है 9 और डी ऑप्शन क्या दिया भाई 27। तो ये क्वेश्चन है। अब इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब दिया क्या हम लोग को, अंडर रूट में दिया है 5 प्लस 3 क्यू रूट ऑफ x बराबर 3। तो सबसे पहले बाहर वाले इस रूट को हम लोग हटाते हैं तो दोनों तरफ का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बाहर वाली कड़ी हट जाएगी तो यहाँ 5 बचेगा, क्यू रूट ऑफ x बराबर 3 3 के 9, 5 उधर जाएगा तो क्यू रूट ऑफ x बराबर 4। अब क्यू रूट को हटाना है तो हम लोग दोनों तरफ का क्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, क्यू। तो ये हट जाएगा तो x हो जाएगा और 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 64। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए दिया 11 रूट n बराबर कड़ी में 112 प्लस कड़ी में 343, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए दिया क्या है, 11 इंटू कड़ी में n दिया है बराबर कड़ी में 112 प्लस अंडर रूट में 343। तो अब हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू पूछा है तो हमारे दिमाग में आ रहा है भाई कड़ी हटाने का सबसे जो आसान तरीका है, स्क्वायर रूट हटाने का सबसे आसान तरीका है कि उसका स्क्वायर कर दिया जाए, उसका वर्ग कर दिया जाए। तो हम लोग वर्ग करते फिर आगे हम लोग देखा जाएगा क्या होता है। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 इंटू कड़ी हट जाएगा तो इंटू n बचेगा बराबर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 112 आएगा और कड़ी में 343 का स्क्वायर करेंगे तो 343, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में ए भी, तो कड़ी में 112 गुणे 343। क्लियर है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 121 n। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 4 1 5 455 प्लस 2। अब कड़ी में 112 का आप इसको क्या किया, जो सबसे पहले जब नहीं समझ में आ रहा है
तो 112 और 343 का फैक्टर कर लेते हैं। जब पेयर बनेगा तो हम लोग आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटा जाएगा 14, फिर 2 से काटेंगे 7, फिर लास्ट में 7 से। तो इसका मतलब 2 कितनी बार, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। और आप जानते हैं कि 343 क्या होता है भाई, ये 7 का क्यू होता है, 7 का क्यू। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देखिए 121 n बराबर 455 प्लस 2। अब देखिए इसमें से क्या बाहर आएगा, ये एक पेयर ये बन जा रहा है, स्क्वायर रूट है ना, हाँ ठीक है, एक पेयर ये बन जा रहा है और 7 का 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। क्लियर है। तो अब देखिए अगली लाइन 121 n बराबर 455 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना के 8 और 7 सत्ते 49, तो मतलब 49 गुणे 8 हो जाएगा। 8 9 72, 7 बच गया, 8 चौके 32 और 7 39, 392 प्लस 392 होगा। तो 121 n बराबर होगा 5 2 7, 9 5 14, 1 बच गया, 4 3 7 1 8। तो जो n बराबर होगा 847 बटा में 121, 12 7 84। तो ये देखिए 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, n का मान आ गया 7। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, 7 आ गई। तो देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और इसका आंसर हम लोग बिल्कुल ही आसानी से, और कहीं भी कोई दिक्कत हम लोग को कैलकुलेशन में नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और इसीलिए कोई भी दिक्कत सॉल्व करने में किसी भी क्वेश्चन को नहीं हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, सरलीकरण का क्वेश्चन दिया है 39 भागे 26, फिर प्लस का साइन है, 22 फिर भाग का साइन है, 11 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3 बटा में 112। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है 420, जो बी ऑप्शन है वो है 400, जो सी ऑप्शन है वो है 360 और जो डी ऑप्शन है वो है 320। क्लियर है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिख रहा है भाई, एक तो भाग दिख रहा है, एक प्लस दिख रहा है, गुणा दिख रहा है। तो आपको बाड मास रूल सबको याद होगा, BODMAS। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन। तो जब किसी भी कैलकुलेशन में जोड़ भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, ब्रैकेट भी हो, तो हम लोग उसको इसी आर्डर में सॉल्व करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट जो इसमें नहीं है, ओ का मतलब हाफ, मतलब ये दो चीज़ों का काम यहाँ पर नहीं है। इस क्वेश्चन में केवल हम लोग को डिवीजन दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है और एडिशन दिया है। तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करें। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। अच्छा ये 39 बटा 26 ही दिया है, इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा हम लोग को। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा से नोट करने में मिस्टेक कर दिए। चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 39 बटा में 26 प्लस, अब देखिए 22 भागे 11 गुणे 2। तो सबसे पहले 11 से 22 में भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, गुणे 2 प्लस, अब 4 गुणे 3 का मतलब 12 बटा में 112। ठीक है। अब बचा क्या हम लोग का, ऑप्शन क्या क्या दिया भाई, ऑप्शन भिन्न में दिया ही नहीं है। इसका मतलब चलिए सॉल्व करके हम लोग चेक कर लेते हैं। ए बचेगा 39 बटा में 26 प्लस 2 दूना के 4, 12 और 4 16 बटा में 112। अब यहाँ पर 26 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बचेगा 39 प्लस इसका गुणा होगा तो 16 गुणे 26 और नीचे हमारा 112 ही है। तो अब ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी आंसर आएगा 26 गुणे 16 कर दिया जाए, 6 जहाँ के 36, 3 बच गया, 6 दूना 12 3 15, 1 और 2 तो 6 हो गया, 6 5 11, 2 1 3, 416 प्लस 39 कर दिया जाए तो 9 6 15, 1 बच गया, 3 1 4 1 5, 455। दोस्तों ऊपर बच गया है 455 और नीचे हो गया 26 गुणे 112।
तो क्या ये किसी नंबर से कट रहा है? 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग मिस्टेक करिए, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर रहा होगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है वो भिन्न में नहीं दिया है, लेकिन जो हम लोग का आंसर आ रहा है वो भिन्न में आ रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं हम लोग गलत नोट कर लिए, उससे कोई मतलब नहीं। रूल हम लोग का सही है, तो जो भी ऑप्शन आएगा वो सही होगा। ये 455 होगा। अब 26 में 112 का गुणा कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब था कि गुणा भाग और जोड़ घाट दिया हुआ है, तो आपको बॉड मास रूल का यूज़ करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, डिवाइड भी दिया है, ब्रैकेट भी दिया है, तो हमेशा इसी रूल का फॉलो करके तभी उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपया में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? चीनी का वास्तविक मूल्य मतलब दाम बढ़ने के पहले चीनी का वास्तविक मूल्य। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन देगा तो चीनी का वास्तविक मूल्य, इसको चीनी का पुराना मूल्य भी बोलते हैं। चीनी का जो वास्तविक मूल्य होगा उसका एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, होता है AN/100 प्लस माइनस N इंटू एक्स। ए का मतलब होता है अमाउंट, मतलब जितना पैसा है। N का मतलब होता है दाम में परसेंटेज वृद्धि या कमी। अगर दाम में वृद्धि होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, नहीं तो माइनस लगाएंगे। एक्स का मतलब होता है कितनी मात्रा में कोई भी चीज़, चीनी या कुछ भी, कम या ज़्यादा खरीद पा रहा है। तो देखिए ए यहाँ पर हमारा है 100, N कितना है 10, और यहाँ पर आप करेंगे 100 प्लस 10 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया 5। अब कैंसिल किया जाएगा भाई, 5 दूना के 10, 100 गुणे 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 होगा, तो कट गया। ये आ गया 20/11। यही आंसर भी होगा, 20/11 रुपया प्रति किलो। 20/11 रुपया प्रति किलो, यही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 20/11 रुपया प्रति किलो, यही चीनी का क्या हो जाएगा? पुराना मूल्य हो जाएगा। मतलब दाम बढ़ने से पहले चीनी का मूल्य कितना रहा होगा भाई? 20/11 रुपया। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये क्वेश्चन कराने का हमारा मकसद था कि जो दशमलव में नंबर दिया होता है उसका प्लस कैसे करते। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 3.6 प्लस 36.6 प्लस 3.66 प्लस 0.36 प्लस 3.0, या दशमलव के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं। अब इसको प्लस करना है, तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं एक बात बता दूं कि दशमलव वाले संख्याओं का प्लस करने के लिए, दशमलव वाले संख्या का प्लस करने के लिए हमेशा दशमलव दशमलव के नीचे ही आएगा। भले नंबर इधर से उधर हो जाए, कोई भी डिजिट इधर से उधर हो जाए, लेकिन दशमलव के नीचे ही हमेशा दशमलव लिखना। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं यहाँ लिख दिया 3.6, तो अब यहाँ 36.6 है, तो आप दशमलव के नीचे दशमलव लगेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, फिर 36 को ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ 3.66 है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा 3, फिर 0.66। अब ये 0.36, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 3 और 6, फिर 3.0, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 3, और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह इसको करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12, 1 बच गया। 6 6 12, 6 18, और 18 और 3 21, और 21 1 22, 2 बच गया। अब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, फिर 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, और 15 2 17, 1 बच गया। 3 और 1 4, कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 47.22। कितना आंसर आ गया भाई? 47.22। तो दशमलव वाले ऐड में, दशमलव वाले जोड़ में या घटाव में आप बात याद कर लीजिए कि हमेशा जो है कि दशमलव दशमलव के नीचे ही आएगा, अगर जोड़ होगा तो भी और घटाव होगा तो भी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा? 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन।
आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए क्या दिया है। दिया है कि 10 की घाते n-1 हमेशा 11 से विभाजित होगा जब n का मान क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। n एक विषम संख्या होगा, n एक सम संख्या होगा, या n जो है कि 11 का मल्टीपल होगा, मतलब गुणज होगा। तो जो एक नंबर दिया है, पूछा है कि 10 की पावर n-1 ये संख्या हमेशा 11 से विभाजित होने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। n 11 का गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या फिर n एक सम संख्या होना चाहिए, या फिर n एक विषम संख्या होना चाहिए, या n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, n की वैल्यू कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी का मतलब सम भी हो जाए, विषम भी हो जाए। कुछ भी का मतलब यहाँ पर इनका बोलने का मतलब, अच्छा 11 का गुणज भी, इनका कहने का मतलब 11 का गुणज, और 11 का जो गुणज होगा वो हमेशा विषम ही होगा। 11 का जो भी, अच्छा ऐसा कोई जो नहीं, 11 का गुणज का मतलब 11 गुणे 1, 11 गुणे 2, 11 गुणे 3, कुछ भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। जो 11 का गुणज होगा वो सम भी होगा, विषम भी होगा। तो इनका कहने का मतलब या तो सम होगा, या तो विषम होगा, या तो 11 गुणज, या तो कुछ भी होगा। ठीक है, तो अगर सम और विषम दोनों हुआ तो कुछ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आइए अब चेक करते हैं। सपोज करिए कि जो n की वैल्यू है वो इवन है, मतलब सम। सपोज किया जाए जो n की वैल्यू वो क्या हो, सम है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो अगर n की वैल्यू हम लोग 2 रख दें तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा -1। 1 का मतलब भी हम लोग 1 को 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 10 का स्क्वायर आ गया, ये 1 का स्क्वायर आ गया। तो आप जानते हैं कि ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया। ये फार्मूला किस टाइप का बन गया दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी से भी पूर्णतः विभाजित होगा और a माइनस बी से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो गया 10 प्लस 1 और दूसरे में होगा 10 माइनस 1। इसका मतलब ये आ गया 11 गुणे 9। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा 9 से। इसका मतलब जब n की वैल्यू इवन है, मतलब n की वैल्यू जब सम ले रहे हैं तो ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अब कुछ भी रखेंगे, 4 भी लेंगे तो भी ये इवन नंबर 11 का मल्टीपल ही आएगा। तो ये बात तो कन्फर्म हो गया कि अगर n की वैल्यू सम है तो ये नंबर 11 से कटेगा। अब अगर विषम पर हम लोग चेक कर ले कि सपोज करिए कि n की वैल्यू क्या होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, और सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 1 होती है। या फिर आप 3 भी लेकर चेक कर सकते हो, 5 भी लेकर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सबसे छोटी संख्या हम लोग 1 लेते हैं, सपोज करिए, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 माइनस 1। 10 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया और माइनस 1 हो गया। तो ये बचा क्या, 9 बचा। 9 बचा कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मान लीजिए 3 होता तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बनता कि नहीं। अगर n की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते तो बन जाता 10 का क्यू माइनस 1 का क्यू। और a का क्यू माइनस b का क्यू आप जानते होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका मतलब a क्यू माइनस बी क्यू के 2 फैक्टर हैं। कौन कौन है, a माइनस बी हैं और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब अगर कोई नंबर इस टाइप का दिया है a की पावर n माइनस बी की पावर n, और n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो वो नंबर a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑड कोई भी पावर ऑड लेंगे, जैसे 10 की पावर 3 लेंगे और माइनस 1 की पावर 3, तब ये नंबर 10 माइनस 1 मतलब 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन अगर n इवन हो जाए तो वो नंबर a प्लस बी और a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका मतलब 10 माइनस 1 का मतलब 9 हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू जब ऑड हो रहा है तो ये नंबर 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब 11 से विभाजित होने के लिए n की वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर n की वैल्यू इवन हो जाए तो ये जो दिया गया नंबर है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा और 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।